520 वाली एप्लीकेशन आई थिंक हो गई थी। अच्छा, ये सेक्शन 152 की एप्लीकेशन देख लें, सीपीसी की जो है। तो अगर आप सेक्शन 152 के स्कोप से वाकिफ हैं या नहीं हैं, तो बहरहाल इस एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं कि उसमें आपको उसकी हिंट नजर आएगी कि व्हाट डज 152 टॉक अबाउट। तो सीपीसी का 152 वाला सेक्शन है, वो क्या बात करता है। तो ये एप्लीकेशन देख लें, देखें कौन जाग रहा है। जी सर। सर पढ़े। जी जी, पढ़े पढ़े बिल्कुल। In the court of 6th Civil Judge, Judicial Magistrate, District Hyderabad, suit number 924 कहाँ of से पढ़ रहे 2000. हैं, बस सब्जेक्ट मैटर पढ़ें, बस खत्म करें। जस्ट लुक एट द सब्जेक्ट मैटर कि क्या हो रहा है उसमें, देन वी गो टू द Under एफिडेविट। section 1, application under section 152, read with section 151 of Code of Civil Procedure. For the facts and grounds mentioned in the accompanying affidavit, it is prayed on the behalf of plaintiff that this honorable court may be pleased to correct the unintentional typographical clerical mistake in the order dated 6/2/12 passed by this honorable court, wherein the word plaintiff has been mistyped as defendant. This prayer is made in the interest of justice. So, understand this is a very simple application, and let's look at 3 and 4. The word 3 and 4 are talking about. I said that this honorable court was pleased to pass an order dated 6/2/12, whereby this honorable court dismissed an application under Order 6, Rule 16 of Civil Procedure Code, moved by the defendant. I say that the said order suffers from unintentional typographical infirmity, whereby the word plaintiff has been mistyped and replaced by the word defendant. I say that unless and until the accompanying application is allowed, my rights shall seriously be prejudiced. Whatever has been stated above is true and correct to the best of my knowledge and belief. ठीक है, तो यू डोंट नीड टू मेंशन मच ऑफ द थिंग्स ओवर देयर, क्योंकि कोर्ट के पास ऑर्डर है। आप सिंपली पॉइंट आउट कर सकते हैं कोर्ट को ले जाकर उस पेज के ऊपर कि जहां ऑर्डर में जहां गलती थी वहां वो एक्चुअली आपको रिप्रोड्यूस करने की देयर इज नो नीड एट ऑल, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि वो अच्छा, के पास रिकॉर्ड अवेलेबल है, वो एक इजी। क्वेश्चन है मेरा एक। जी जी। सर रिसेंटली यूएस में एक केस हुआ था इलेक्शन के बारे में, तो आपको मालूम है मेल इन बैलेट्स के बारे में जो उनका मसला चल रहा है। जी जी बताएं। तो इलेक्शन से पहले ये हुआ था कि यूएस सुप्रीम कोर्ट में गए थे कुछ रिपब्लिकन्स, तो उन्होंने कहा था कि भाई ये मेल इन बैलेट्स के जो रूल है स्टेट्स के, इसको आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दें। तो एक जस्टिस कवानाफ है, उसने कहा था कि भाई एक स्टेट है, मेरे ख्याल से जॉर्जिया नाम था स्टेट का, तो उसने कहा कि उसने अपने रूल्स में कोई भी चेंजिंग वगैरह नहीं की। तो फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने उसको एक लेटर लिखा था कि भाई हमने रूल्स में चेंजिंग की थी, मगर जो मेल इन बैलेट्स थे उस रूल के हिसाब से चेंजिंग नहीं की थी। तो आपसे क्वेश्चन ये है जो कि मतलब कि वहां पर तो मुझे लॉ का नहीं पता, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने एक लेटर लिख दिया था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर करेक्ट किया उसको। तो अगर हमारे पास यहाँ पर ये होता है तो क्या इसी सेक्शन में एप्लीकेशन देंगे कि भाई हमने आपकी जजमेंट में ये जो है थोड़ी मिस्टेक है, हमने चेंजेस की थी मगर मेल इन बैलेट्स के बारे में चेंजेस नहीं की थी, ये आप करेक्ट करें। तो एप्लीकेशन हम किस में देंगे, इस सेक्शन में देंगे या फिर एक अलग से 151 में ही दे देंगे फिर? देखिए 152 जो है, अब पहली तो बात यह है कि कुछ तो मुझे भी सही से आइडिया नहीं है कि वहां पे क्या एक्चुअली पोजीशन है। बहरहाल ठीक है, जितनी आपने इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से मोर और लेस तुक्का ही होगा, गैस करेंगे, बट डू नॉट टेक इट एज कि ये पूरी सिनेरियो को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करता है। नो, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस। अब उसमें यही है कि देखिए, जो जहां तक कि अगर हम अपने 152 के स्कोप की बात करें सीपीसी का, तो बेसिकली ये तो रिवॉल्व भी करता है सिर्फ कोर्ट के उसके हद तक जो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स किया गया है। अगर कोर्ट का जो ऑर्डर है वो कोर्ट की तरफ से गलती होनी चाहिए।
not from any of the मैं parties. भी So ये बात कर रहा हूँ जी। सर देखें वहां पर फैक्चुअल पोजीशन क्या थी। वहां पर इनके एक जज साहब जस्टिस कवानाफ, उसने ये बात लिखी थी कि भाई जॉर्जिया ने अपने इलेक्शन के कवानीन में कोई भी तब्दीली नहीं की। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने लेटर लिखा था कि सर हमने कानून में तब्दीली की है, मगर जो मेल इन बैलेट के हिसाब से प्रोविजन है उसमें तब्दीली नहीं की है। तो फिर क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो है उस लेटर के बेस पर करेक्शन कर दी जस्टिस कवानाफ ने, कि रूल्स रिलेटिंग टू मेल इन बैलेट्स वर नॉट टच्ड और चेंज्ड। तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि वो मिस्टेक भी कोर्ट के तरफ से ही है ना, वो किसी और ने तो नहीं लिखी ना, कोर्ट ने लिखी है। तो क्वेश्चन ये है कि मतलब कि अनडाउटेडली मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि इस सेक्शन का स्कोप बहुत नैरो है। जैसे आप वर्ड की बात कर रहे हैं कि भाई ये वर्ड मिस्टेक है, मगर वहां पर जो मिस्टेक हुई है वो मतलब कि पूरे आप कह सकते हैं कि एक लॉ की प्रोविजन की मिस्टेक हुई है। तो फिर ऐसी सूरत हाल में क्या कर सकता है आदमी। नहीं, पर लॉ की मिस्टेक जो है वो तो पार्टी की तरफ से हुई है ना, वो अदालत ने खुद तो नहीं की ना। अदालत तो अदालत इसी ने की है ना, प्रेजम्पशन। नहीं अदालत ने की है ना। आप देखें अदालत ने ये बात लिखी है कि जॉर्जिया ने अपने कानून को चेंज नहीं किया। हम्म। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने लेटर लिखा कि सर आपने ये बात लिखी है, मसला ये है कि हमने कानून को चेंज किया था, मगर मेल इन बैलेट्स के बारे में जो कानून था वो चेंज नहीं किया था। तो फिर क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपना करेक्ट वाला ओपिनियन इशू किया, वहां पर कहा कि स्पेसिफिकली कि भाई मेल इन बैलेट्स के जो कानून है वो चेंज नहीं हुए। तो ये भी सेम मिस्टेक ही है, कोर्ट की तरफ से मिस्टेक थी ना। अच्छा, चले ठीक है, इसको इसको एक साइड पे रखते हैं। अब मुझे एक सवाल का जवाब दे, क्योंकि हमारे 152 के हिसाब से वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। 152 में मसला ये होता है कि आप उन मिस्टेक्स को टच नहीं कर सकते हैं जो कि कंट्रोवर्शियल है। ठीक है। अच्छा, कोई अथॉरिटी आप अगर दे दें। या अल्लाह, अभी तुम अथॉरिटी मांगोगे, मैंने मुझे अभी अथॉरिटी नहीं, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा, आमिर रजा खोल के देख लेना, उसमें बथेरी अथॉरिटी। लेकिन एक एक सिंपल सी मिसाल अगर आप ले लें कि अगर आपका एक सूट फाइल किया और उसमें आपने अमाउंट क्लेम किया था 8 लाख रुपए, सही है, जी और वहां पे गलती से अदालत जो है, अच्छा, अदर पार्टी इज डिनाइंग कि 8 लाख नहीं 80,000 है, यू सी के एक जीरो यहाँ पर कितना कितना कॉन्ट्रोवर्शियल है। अगर जी जी। ऐसी गलती अदालत करती है तो वो आप 152 में नहीं उसका स्कोप है लाया करता, क्योंकि दिस इज द पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। ये करेक्ट जो है ये 152 में नहीं जा सकती। 152 में सिर्फ वो मिस्टेक्स आप करते हैं करेक्ट जो कि मोस्टली जो है नॉन जो नॉन कंट्रोवर्शियल होती हैं, वेयर देयर इज नो कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, गलती से क्लरिकल एरर है, ह्यूमन मिस्टेक एरर की वजह से हो गया, इसको करेक्ट किया जा सकता है। या वेयर द हम्म। मिस्टेक इज सो अपेरेंट कि भाई लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं था कि जो है कि ये इसमें कोई गलती हो सकती है, तो वहां पे सही अदालत सही। की वजह से गलती हो गई। अब ये जो केस है इसमें अगर ये पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी था और ये अगर हमारे मुल्क में हो रहा होता तो हमारे मुल्क में परहैप्स ये इसके ऊपर अदर जो साइड है ऑब्जेक्शन रेस करती कि जनाब यही तो मसला है हमारा और हम कह रहे कि मसला क्या है। लेकिन अगर वो इररेलेवेंट है, वो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द केस इटसेल्फ, तो फिर उसको इग्नोर भी किया जा सकता है और उसको दुरुस्त हम्म। किया जा सकता है उनके आर्गुमेंट को। सही। अब होपफुली आप जो पूछना चाह रहे थे होपफुली इसके आंसर से क्लियर हो गया है। बट अगर कुछ और आप जानना चाह रहे हैं, अगर इसके अलावा अगर इस ये नहीं है फॉल करता, तो फिर आई थिंक अगर कोई दूसरा प्रोविजन मेरे तो तक जहन में नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट बीन इन टच विद सीपीसी, तो परहैप्स फिर अच्छा 151 का ही स्कोप है। अगर सपोज कीजिए कि वो जो मैंने आपको फैक्चुअल पोजीशन बताई वो कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि कंट्रोवर्शियल थी, मामला इनका ये था मेलन बैलेट्स का, तो फिर 151 को डाल देंगे। अगर कोई और प्रोविजन नहीं है तो फिर तो 151 ही लाया करेगा ना। अब वो तो मुझे सीपीसी को ओपन करके देखना पड़ेगा कि सीपीसी में अगर कोई और प्रोविजन नहीं है तो फिर तो 151 लाया करेगा। अच्छा ठीक है। क्योंकि अगर कंट्रोवर्शियल है तो फिर आपका आपका वो इस सेक्शन के दायरे में नहीं आता है बात। ठीक है ठीक है। चलो जी, अब हम आगे चलते हैं। 39(1) 2 बाद में करेंगे। आई डोंट वांट टू लुक एट दिस राइट नाउ। ये भी वही 39(1) 2। कोई क्रिमिनल की एप्लीकेशन हो तो वो देख लेते हैं। सर वो डाइवोर्स की। डाइवोर्स की
हाँ वो तो मेन केस है ना। अगर मेन सूट्स करना है तो फिर आप एक आधा दिन दें, तो फिर उसमें हम देख लेते हैं। चले ये देख लें। हाँ। बिट इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आप सिविल साइड के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप हाई कोर्ट में एजेंसी की एप्लीकेशन लगा रहे हैं, तो दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मेट। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं, जस्ट रिमेंबर द प्रोविजन। और ये 110 चीफ कोर्ट रूल्स का है, उसके तहत Application फाइल under करते हैं। application under section number 110 of the Sin Chief Court rules. It is humbly prayed on the behalf of plaintiff that this honorable court may be pleased to treat the above captioned case as urgent and fix the same for hearing in the court chambers on dash. An affidavit in support is filed herewith. तो ऑन ऑन डैश तो नहीं है आगे, बिकॉज ऑन डैश तो मैंने इस वजह से यहाँ पे किया हुआ है, Date बिकॉज कोई भी आप डेट यहाँ पे लगा लें, बट यू हैव टू मेंशन द डेट। और अब तो वो कहते हैं कि हाथ से नहीं लिखा करें, आप टाइप करके ही ले आया करें, जिस डेट पे ये भी जो आपको लगता है। 199 ये जो 199 फाइल करते हैं उसके साथ 3 मेरे ख्याल से एप्लीकेशन फाइल करते हैं, उसमें एक ये भी होती है कि भाई नहीं नहीं, अर्जेंसी। ये वाली नहीं होती है, वो मैं आपको प्रोविजन दिखा रहा हूँ, होती यही है, होती यही है। लेकिन ये चूंकि ये प्योरली ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट से हाई कोर्ट की, तो ये फिर आप 110 में फाइल करते हैं, 110 सेक्शन में फाइल करते हैं। लेकिन अगर आप सीपी में फाइल कर रहे हैं तो वो इसके बाद आ रहा है, प्रोविजन देख लें। और बिल्कुल यही फॉर्मेट होता है, बस सिर्फ आपका यहाँ से ऊपर सूट की जगह यहाँ पे सीपी होती है। अगर वो बेंच है तो डीबी है तो यहाँ पे सीपीडी करके लिखते हैं, और फिर यहाँ पे वो आ जाता है। लेकिन अगर सिंगल है तो सीपी डीबी स्लो एंड सुनती है, स्लो डीबी का। है, जी, सीपी डीबी सुनती है। सीपी दोनों सुनते मैंने हैं। कहा जो सीपी है डिविजनल बेस सुनता है। नहीं नहीं, सीपी आपकी दोनों सुनते हैं, सिंगल भी सुनते हैं, डीबी वाले भी सुनते हैं। अच्छा। वो मैं आपको बताता हूँ, जरा मैं आपको प्रोविजन दिखा दूं, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, इस एफिडेविट में वही 4 पॉइंट है, देयर इज नथिंग ऑफ इम्पोर्टेंस ओवर हियर। बट ऑफ कोर्स अगर आप जरा सा यू वांट टू वी वांट द जज टू बी मोर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स योर कॉज, तो फिर तो आपको थोड़ा सा मिर्च मसाला डालना पड़ता है कि भाई अर्जेंट क्यों है, इतना क्यों लेकर आ रहे हो ये केस। बहरहाल ये जो है, ये आपका 110 जो है ये सिविल सूट्स के लिए है, जो आप हाई कोर्ट में फाइल करते हैं। वो जितनी जुडिस्डिक्शन है पता नहीं कितनी है इस वक्त, किसी को मालूम है, कोई बता सकता है? तो क्या मालूम है? वो पेक्यूनियरी जुडिस्डिक्शन हाई कोर्ट की कहाँ से स्टार्ट होती है? हाई कोर्ट के सारे प्रोविंस में होती है। नहीं नहीं, पर कहाँ से स्टार्ट होती है? ओरिजिनल साइट पे कराची में। सर कराची की और सिटी की चेंज है ना। तो कराची की पूछ रहा हूँ ना, कराची का आप लोगों को नहीं पता? और ये सर वो कराची अभी फूड पोल्यूशन एक्ट हमने पढ़ा ही नहीं है सर। अरे फूड वैल्यूएशन एक्ट में कहाँ है? वो तो उसमें है ना, सीपीसी में है उसमें ना, सिविल कोर्ट्स सर ऑर्डिनेंस में। कमेंट्री में लिखा हुआ है सीपीसी में। हाँ, सर कितना वो है भी नहीं वो? पढ़ा ना, वो भी नहीं पढ़ा ना। वो शुरू के सेक्शंस में लिखा हुआ है सर, जुरिस्डिक्शन वाले में। तो नहीं शुरू सर, वाले आपने ऑर्डिनेंस नहीं की पढ़े बात कर सेक्शन? रहे हैं। पढ़ा है सर लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। अरे सर पेपर की 35 रात कुछ पढ़ते हैं, ऐसे ही है सर। चलो पेपर की तो सही पेपर है। की रात पढ़ते हैं। 1.5 करोड़ है। 1.5 करोड़ है। मेरे ख्याल में इसको आगे कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं, 1.5 करोड़ से ऊपर लेके जा रहे हैं, या आई थिंक चेंज हो गया है। आई विल हैव टू सी, लेकिन पहले लास्ट तक तो 1.5 करोड़ हुआ था। सर ये सिंध में तो जो है ये सिंध में ही है ना सेक्टर जी, कराची का और बाकी सिंध का जो है अलग है। बाकी हाँ, शायद बाकी शायद सिंध का कराची के अलग है, अलावा बाकी सिंध का अनलिमिटेड है। अलग है, सिर्फ सिर्फ कराची का अलग है जरा, क्योंकि कराची सिंध में आप अगर होंगे कराची को छोड़ के सिंध के अलावा, मतलब सिंध में किसी भी जगह आप चले जाएं अपार्ट फ्रॉम कराची, तो वहां पर आपके पास आपके सीजे जो सीनियर सिविल जजेस की अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन होती है। चले, बहरहाल अब आ जाए सीपी के ऊपर। अब सीपी का ये है, Application under rule number 3, chapter number 3B, volume 5 of the Sindh Chief Court rules. It is humbly कोई prayed on behalf of pretty जी जी देख लें, नो नीड टू रीड इट, बट सिर्फ इसका इसका वो देखे, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये बस तो अब सब्सटेंस सेम ही है मगर प्रोविजन अलग है। अच्छा, ये मकसद क्या है इस प्रोविजन का? इस प्रोविजन का मकसद ये है कि अगर आप ये एप्लीकेशन नहीं फाइल करते तो आपका केस जो है वो इमीडिएटली पुट अप नहीं होता है कोर्ट के सामने। आपने चाहे ऊपर जो आप दिखा एप्लीकेशन फिर वो 110 के बारे में, जी जी आपने जो 110 की एप्लीकेशन दिखाई है ना, जी वो जी और ये दोनों अलग क्यों है? मतलब कि क्या जरूरत है प्रोविजन अलग होने की? मतलब कि वो सूट के बारे में ये
सीपी के बारे में सिर्फ ये फर्क है। जी जी, ये फर्क है। अच्छा सर सुने एक बात, ये सुप्रीम कोर्ट में ये ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स में कि भाई अर्जेंट में हमारा केस लगाएं आप? अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा होता वेस्ट तो मैं आपको बता देता, पर अनफॉर्चुनेटली मैं करता नहीं, नहीं तो सर, ज्यादा एक्चुअली अभी जो मैं आई हैव नो पोजीशन देख रहा आइडिया। हूँ ना, देखें कुछ कुछ केसेस है। फॉर एग्जांपल फैजाबाद धरना की जो रिव्यू पिटीशन है वो अभी तक नहीं उठी, 1.5 साल हो गया उसे। उसके बाद जो है 1981 से मेरे ख्याल से एक और अपील पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी अभी तक नहीं उठी। तो अभी तो शौकत अजीज सिद्दीकी का मसला हुआ था, उसने एक अलग से लेटर लिखा चीफ को कि भी मेरा केस लगाओ, खुदा को मानो, उसके बाद उसका केस लगाए। तो सुप्रीम कोर्ट में ये रेमेडी नहीं देना, ये कॉलोनियल अप्रोच नहीं है कि भाई जब मर्जी हो आप केस लगाएं, जब मर्जी हो नहीं लगाएं? है तो सही, लेकिन पर प्रोविजन मौजूद हो भी, लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं। नहीं सर, अभी बड़े बड़े वकील है, ऐसी बातें तो ना करें आप। जस्टिस ईसा फॉर एग्जांपल, जस्टिस ईसा वाला जो केस था उसमें मुनीर मलिक, सलाउद्दीन अहमद ऐसे वकील थे। अभी आप ये एज्यूम कर रहे हैं उनको उनको भी मालूम नहीं होगा क्या? फिर उन बेचारों ने भी वेट किया पूरे मेरे ख्याल से 4.5 महीने, उसके बाद उनका केस लगा था। आपको मालूम होगा रिव्यू के बारे में, तब तो एफबीआर ने नहीं, तो इंक्वायरी भी उसमें टाइम आप पे ये कर दी देखे ना, थी। उनकी तो हियरिंग डे टू डे या जो है मंथ में जो है दो दो तीन तीन तारीखें चल रही थी, लेकिन उसके ऑन दी अदर हैंड अगर आप दूसरे केसेस देख लें तो वो तो कई नंबर ही नहीं आता है। नहीं नहीं, असल में देखें, मैं आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मैं ये बात कर रहा हूँ कि उन्होंने शॉर्ट ऑर्डर दिया था कि भी मामला एफबीआर में भिजवा दें, काजी की बीवी का। फिर बीवी ने कहा कि मैं तो पार्टी नहीं थी, मेरे खिलाफ ऑर्डर कैसे आया है, तो इसलिए उसने फाइल किया रिव्यू। अभी बात ये है कि अर्जेंसी थी ना, अब जाहिर बात है अगर सुप्रीम कोर्ट ने टाइम फ्रेम फिक्स किया था 100 दिन का कि भाई सारी इंक्वायरी हो जाएगी, ये होगा वो होगा, तो फिर जो काजी की वाइफ ने ये पिटीशन दायर की थी कि रिव्यू फाइल किया था कि भाई मैं पार्टी नहीं हूँ, मेरे खिलाफ ऑर्डर तुमने क्यों किया है? तो फिर वो उन्होंने उठाई है 4.5 महीने के बाद, मतलब कि 125 या 26 दिन बाद, और इंक्वायरी कंप्लीट होनी थी 100 दिन में। सो डोंट यू थिंक इट्स अ मॉकरी ऑफ लॉ, इट्स अ मॉकरी ऑफ जस्टिस? क्या कह सकते हैं कि हमारे हाथ में थोड़ी है, तो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में प्रोविजन है, लेकिन वो बात सही है। देखना देखिए पड़ेगा। सर, एज एन academics, एज अ पार्ट ऑफ academic फील्ड, तो डोंट यू थिंक कि हमारा हमें ये सोचना चाहिए, क्रिटिसाइज करना चाहिए, बाकायदगी से लिखना चाहिए इस पर पे भाई क्यों नहीं है सुप्रीम कोर्ट में ये प्रोविजन? वो तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ, अगर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ना, बनाए ना प्रोविजन, हम थोड़ी बना सकते हैं। इफ दे डू नॉट, दे आर नॉट डूइंग इट, दे थिंक सब कुछ सही से चल रहा है, तो खैर है, कोई मसला नहीं है। सर पे लेजिस्लेचर बना सकते हैं। लेजिस्लेचर भी जो है वो भी नहीं बनाना चाहती है, पर है तो सुप्रीम कोर्ट खुद बनाएगी, क्योंकि रूल्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट, ये रूल्स जो है इनको डेलीगेट हुए हुए ना, तो सुप्रीम कोर्ट को खुद काम ये करना है। मगर सुप्रीम कोर्ट अपना प्रोसीजर तो किसी भी लॉ और रूल के तहत पर जो है रेगुलेट करेगी, तो रूल जो है वो लॉ के नीचे है, तो फिर लॉ अगर लेजिस्लेचर बना ले तो मसला ही हल होगा। तो आप कौन लेजिस्लेचर को समझाए इस बात में? आप जब आए तो आप और फिर आइएगा, दूसरा सर, लॉ मिनिस्टर बनिएगा तो आप ही कर दीजिएगा मूव। फिर मैं वो क्या करूंगा वो आप देख लीजिएगा। अच्छा वो छोड़ो, इसकी तरफ आ जाए। अच्छा, ये जो है, जो आपके सामने जो ये एप्लीकेशन है अर्जेंसी की, ये सिंगल बेंच की सीपी है, ठीक है। जी जी। अ, तो इसमें आपका ये सिंपली ये होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन, ये शॉर्ट फॉर्म में सीपी नंबर लिख कर दें। लेकिन अगर डिवीजन बेंच की हो तो सीपी नंबर डी, ठीक है। जी जी। अब मेनली जो फर्क है, एक फर्क मैं आपको बता देता हूँ, और भी फर्क है, बट जो मेन आपका फर्क होता है वो ये होता है कि जितने भी जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स के मसले हो गए, इस तरह के मसले मसाइल हो गए, तो ये आपके जाते हैं इसमें डिवीजन बेंच वाली सीपी में, सही है। ये वो सीपी वहां फाइल होती है, ठीक, क्लियर है। जी जी, क्लियर है। अच्छा, जो आपका सिंगल सीपी में जो जाने वाला बेंच में जो सीपी जाती है, वो आप ऐसा समझें कि मिसाल के तौर के पर, जैसे मैंने आपको बताया था रेंट लॉ में, कि जब आपके पास कोई स्कोप और नहीं होता तो आप फिर वहां सीपी ले जाते हैं, वो वहां जाती है, जी जी। ठीक है।
अच्छा सही सही। अच्छा, इसमें भी कोई और ऐसी बात नहीं है, तो लेट्स गो ऑनवर्ड्स। अच्छा, ये आ गया, ये अपील का है क्रिमिनल साइड के ऊपर। जी सीपी रूल पढ़े। 3 नहीं नहीं, देयर प्रोविजन देख लें। वो रूल 3 है, ये रूल 9 है। ठीक है, आगे तो इसमें और कुछ नहीं है। चलो आप देखते हैं, कुछ और देखते हैं देखने के लिए। हाँ, ये प्रोविजन देखते हैं, ये क्या है, ये क्या भला है। चलो भाई। एप्लीकेशन। हाँ हाँ, वो 1 मिनट, ये पढ़ो। अगर अब ऊपर पढ़ने दे एप्लीकेशन किसके बारे में। अरे वो चलो। एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर नंबर 6 रूल 17। अच्छा अरे ये इसमें क्या हो गया? अमेंडमेंट करते हैं। ए स्क्रीन कहाँ व्हाट गई। हैपेंड? वेट, व्हाट हैपेंड? जी हाँ, आ गई स्क्रीन। application under order 6 rule 17 deed with section 151 of CPC. The plaintiff respectfully submits it under date the instant suit was filed seeking a declaration and permanent injunction to the plaintiff's absolute and exclusive propriety rights, titles and interests over subject matter property. That is यहाँ पर प्रॉपर्टी का एड्रेस होगा मेरे ख्याल से कराची, in order to safeguard and secure the same from defendant number 1 to 3 who have been illegally claiming the subject property through various criminal proceedings initiated against the plaintiff. It is necessary to submit at this juncture that the said criminal proceedings have all been dismissed by concerned courts of law, seized of matter, and all such verdicts have been filed with the plaintiff. It is further necessary to submit that the plaintiff have been in uninterrupted lawful possession of subject property since derived the title to the same date is 1910-04. No complaint or protest have been lodged from any quarter against plaintiffs of occupation and title over the subject property. That all defendants have been served and have filed their respective written statement. It is submitted that defendant number 4, the custodian of all records pertaining to transfer and mutation within the Kathiawar Cooperative Society, Housing Society, have acceded to the plaintiff's contention. However, defendant number 1, 2, 3 have with their written statement filed copies of sale agreement purportedly transferring the subject property in favor of defendant number 2 and 3, which prima facie seems to have been forged, fabricated, and manufactured in order to cause wrongful loss and devastation to plaintiffs. It is submitted that defendant number 1, 2, 3 have previously, as stated above, initiated a number of criminal proceedings against the plaintiff, but at no point in time was the said to agreement produced before any authority seized of defendant number 1, 2, 3 three's illicit claims. Date plaintiff have recently acquired knowledge of existence of above mentioned agreement after having been supplied a copy of written statement and hence are necessitated to amend the pleadings in order to merge therein a challenge against genuineness and authenticity of the said agreement. It is submitted that grant of instant application shall in no manner alter the scope and purpose of instant case, in which as the same shall restrict multiplicity of proceedings as such and otherwise the amendment proposed to be made through this application shall facilitate this honorable court on adjudicating upon the matter in entirety. Hence this application. That the amendments proposed through the instant application are as follows. ये जितना पढ़ा ये क्लियर है? Clear है? बाकी न्यू बात उसके नॉलेज में आई तो उसने कहा कि मुझे आप अमेंड करने दें क्योंकि ये भी मेन इशू है इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। अगर ये एडजुडिकेट नहीं होगा तो सारी प्रॉपर्टी का मामला जो मैं चाहता हूँ वो एडजुडिकेट नहीं हो पाएगा, लिहाजा इसको भी आप ऐड करें उसमें। और अल्टीमेटली सूट फेल हो जाएगा। वो कैसे फेल होगा? वो जब डिसाइड ही नहीं होगा, जब वो पॉइंट आएगा नहीं तो फिर उसका फेल ही होगा ना उधर से। उसको फिर सूट फाइल करने का क्या फायदा हुआ? इशू कैसे बनेगा फिर? हाँ,
और फिर इशू नहीं बना तो अल्टीमेटली खिलाफ फैसला आएगा। चले देखें अमेंडमेंट क्या सीख कर रहा है ये। Plant 14A. That the agreement of sale dated 12/195 herein referred to as agreement number 2. Alleging a transaction with the stake in favor of defendant number 123 are forged, fabricated, and have been manufactured in order to cause wrongful loss and damage to the plaintiff. It is submitted that even otherwise the alleged transaction affected through the agreement are spread out over a considerable period of time, inasmuch no such claim, protest, or complaint has ever been lodged with any concerned authority regarding the plaintiff's lawful and legitimate possession over subject property. The plaintiff have acquired the subject property in 2004. The defendant number 123 are therefore put to strict proof regarding legitimacy and authenticity of the agreement, and as much as defendant number 123 are restricted by principle of estoppel to raise any opposition against conceding to plaintiff's right by conduct over a considerable period of time. Prayer clause A1 declared that agreement of sale dated 12/195 in favor of defendant number 2 and 3 are forged, fabricated, manufactured, and are of no legal effect consequent. Prayer. It is therefore in the interest of justice, good conscience, and equity prayed that this honorable court would be pleased to grant leave to plaintiff to amend pleadings in the instant case, as the same shall not in any other manner whatsoever enlarge and or alter the scope of proceedings. An affidavit in support is affixed herewith. ठीक है, The prayer is made in the interest of justice. सारी बातें यहाँ हो गई। एफिडेविट इसका 4 पॉइंट्स का है। देयर इज नथिंग इन द एफिडेविट। तो स्कोप समझ में आया? सर ये जो सेल एग्रीमेंट को सेटिस्फाइड करना चाहता है या कहना चाहता है कि फैब्रिकेटेड है, ये सिंपली डिक्लेरेशन लेगा या फिर सूट को जो है रिसेंट कराए, इसको डॉक्यूमेंट को रिसेंट करेगा कोर्ट से? डिक्लेरेशन नहीं है, खाली सिर्फ डिक्लेरेशन लेगा? नहीं 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 नहीं, किसने कहा डिक्लेरेशन है? मैं कब कह रहा हूँ डिक्लेरेशन है? डिक्लेरेशन कैंसिलेशन होती है फाइल। हाँ, जो उसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में बिल्कुल बिल्कुल कैंसिलेशन फाइल होती है। आई थिंक सेक्शन 39 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। हाँ 39 है ना? कंफर्म करें। आपको याद होंगे, हम पेपर की रात देखेंगे। अच्छा, मुझे भी याद नहीं, पेपर की रात देखेंगे। तो बहरहाल ये है कि बिकॉज डिक्लेरेशन में फिर वो आप, अगर आपने सेक्शन 42 नहीं पढ़ा तो मैं वहां पे जाना नहीं चाह रहा हूँ। वो उसमें एक होता है कि कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ भी आपको मांगना होता है साथ में। तो ये जो आपका जो रेमेडी है, वो डिक्लेरेशन तो आप मांगेंगे कि फैब्रिकेटेड है, कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ में यू विल वांट कि कैंसिल किया जाए इंस्ट्रूमेंट को। तो ये क्लियर है? बाकी वो समझ में आया? वेस को तो पढ़ लिया सारा, बाकी उनसे पूछ रहा हूँ मैं। हेलो, एज यूजुअल सारी क्लास लगता है सो रही होती है। हाँ जी, सो इतना ना सोए, उठ जाए। नहीं, सही है सर, क्लियर है सर, सही समझ आ गया है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं वैसी क्लास का। अच्छा, इसका एफिडेविट देख लें। इसके एफिडेविट में और कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग इन द एफिडेविट। ठीक है, अच्छा हाँ 7-11 की देख लेते हैं। रिजेक्शन ऑफ जल्दी। प्लेंट। हाँ, Application under order number 7 June 11 deed with section 151 of the Code of Civil Procedure. It is humbly prayed on behalf of defendant number 1 above named that this honorable court may be pleased to reject plaint inter alia on the following facts and grounds mentioned hereunder. That the suit is not maintainable as framed or otherwise. That the plaintiff has not approached this court with clean hands and facts narrated in plaint are concocted and false. That the instant suit on the face of it is hit by Article 113 of Limitation Act. That the defendant seeks leave to urge additional ground at the time of hearing of this application.
This prayer is made in interest of justice. खत्म हो गई। मसला, कोई मसला है इसमें? नहीं सर, कोई मसला नहीं है। नो सर। तो अब आप ये आपकी 711 की एप्लीकेशन होती है और कोशिश किया करें कि जब आप डिफेंडेंट की साइड से आए सिविल केस में, तो इवन इफ देयर इज नो, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस है एक, और अमूमन वकील यही काम करते हैं। आई डो नॉट नो द रीजन बिहाइंड इट, कि इवन अगर उनका कोई स्पेसिफिक ग्राउंड भी नहीं बनता फिर भी 711 मूव करके लगा देते हैं कि कोशिश करें कि किसी तरह से टाइम गेन किया जाए या डिले हो मैटर। एज अ डिफेंडेंट काम करते हैं ये, तो उसमें कोई स्पेसिफिक ग्राउंड नहीं भी आता तो ये जो आपके जो 3 ग्राउंड्स है, जो जनरल ग्राउंड्स है, दे डू नॉट हैव एनी वेटेज एज सच। ये आप जो है जब डब्ल्यूएस फाइल करते हैं उसमें भी यही ग्राउंड्स लेते हैं प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस के पार्ट में। तो ये यहाँ पे भी वो काम करते हैं और वो फाइल कर देते हैं और अल्टीमेटली वो डिसमिस ही होती है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है 711 की, इसमें एक तो खास ग्राउंड है और लॉ का, जिसके बेसिस के ऊपर आप कह रहे हैं कि वो जो है हिट कर रहा है 113 से। ठीक है जी सर। चले फिर यहाँ पे अब 3 मिनट हमारे पास बचे हैं। मुझे आपसे जो पूछने है बात उसमें ये, यहाँ से उसको यहाँ तक रखते हैं। मुझे आपसे ये पूछना है कि जो मैंने उस दिन ये एजाज साहब बताएं, जो उस दिन मैंने कोर्ट फीस वगैरह का पिक्चर्स शेयर की थी, वो आपने देखी है? सर कौन सी पिक्चर आपने शेयर की थी? नहीं सर, मैंने तो नहीं देखी है। ऐसे तो ना करें काम। तो कहाँ शेयर की थी आपने? सर वो स्टैम्प्स की ना? हाँ सर वो आपने दिखाई थी। नहीं, स्टैम्प्स की नहीं बात कर रहा हूँ मैं। सर फिर और सर आपने और कोई नहीं दिखाई? सर वो आप ग्रुप में अगर शेयर कर दे तो हमें भी आसानी होगी, आपको भी होगी। नहीं, एक मिनट मैं कैसे हो गया कि मैंने नहीं की? जस्ट अ सेकेंड। आई थिंक वो दूसरे ग्रुप में शेयर की थी। सही सही, ठीक है, हाँ मुझे याद आ गया है। वो मैंने आपके साथ नहीं शेयर की है, वो सेक्शन बी वालों के साथ शेयर की थी। तो मैंने की तो थी, मुझसे एहसानुल्लाह ने कहा था, एहसानुल्लाह यहाँ पे बैठा हुआ है, इसने कहा था सर ग्रुप में रख। सेक्शन बी में? नहीं, एहसानुल्लाह ने कहा था मुझे रखने को, मैंने रखी भी सेक्शन थी। बी में है वो सर। एहसानुल्लाह सेक्शन बी में कब से चला गया? आज से। आज सर जब आज उसने क्या? ज्वाइन किया होगा तब सेक्शन बी की क्लास होगी ना। हाँ सर। सर अटेंडेंस के लिए कुछ भी कर सकते हैं सर, बी की क्लास में भी आ सकते हैं। ये भी बात सही है। वो तो अलाउ होता है सबको। हाँ, ये भी बात सही है। सर नॉलेज बांट रहे होते हैं, अब जाके आप पहले। ये हुआ क्या है चक्कर, वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बस सर चलो मैं हमेशा अभी, देर कर देते हैं आप। हाँ हमेशा टाइमिंग देर खत्म कर हो देता गई हूँ है। मैं। खैर है, टाइमिंग खत्म हो गई है तो क्या हो गया है, मुझे पता है आपको सोना है वैसे भी। सर अलीरजा की क्लास है सर, सोना कहाँ है हाँ सर। किसी की क्लास। सर इसलिए हमें कनेक्ट करके सो जाएंगे अभी। सही है। हाँ कनेक्ट करके फिर सोना है। तो अगर आप तो इजाजत दे तो लीव करें।